दोस्तों, एक सेकंड के लिए सोचो। कल सुबह उठ के तुम अपना फ़ोन चेक करो और एक गवर्नमेंट का नोटिस आया हो जिसमें लिखा हो कि अब तुम इंडिया के नागरिक नहीं रहे। ना कोर्ट ऑर्डर्स, ना कोई केस, ना कोई सुनवाई। बस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने डिसाइड कर लिया कि तुम सस्पेक्ट हो। यही हुआ वेस्ट बंगाल में। लेट 2025 से अर्ली 2026 के बीच इलेक्शन कमीशन ने एक एल्गोरिदम यूज़ किया और एक झटके में 91 लाख वोटर्स को इलेक्टोरल रोल से डिलीट कर दिया। 91 लाख, पूरे स्टेट का ऑलमोस्ट 12% इलेक्टोरल गॉन। और ये कोई छोटे लोग नहीं थे। रिटायर्ड सूबेदार मेजर आज़ाद अली, एक कारगिल वॉर वेटरन जिसने देश की सीमा पर लड़ाई लड़ी, उनका नाम भी इस लिस्ट में था। उनका क्राइम, उनके 20 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स उनके आज के रिकॉर्ड से परफेक्टली मैच नहीं किए। बस इतना काफ़ी था एक एल्गोरिदम के लिए उन्हें सस्पेक्ट डिक्लेयर करने के लिए। अब व्हाट्सएप पर जो फॉरवर्ड चल रहा है वो यही है कि ये सब इलीगल बांग्लादेशी मुस्लिम्स थे। ईसीआई ने सही किया, लेकिन डेटा कुछ और ही कहता है। साबर इंस्टीट्यूट की रिसर्च प्रूव करती है कि मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इन सस्पेक्ट वोटर्स का शेयर सबसे कम था। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थे माटुआ हिंदू रेफ्यूजीज़, वो लोग जिन्होंने बांग्लादेश से आकर यहाँ पनाह ली थी। तो ये बंगाल की कहानी है, एक स्टेट जिसे पहले सेंट्रल पॉलिसीज़ ने लूटा, फिर इसके अपने लीडर्स ने खोखला किया और अब एक कंप्यूटर एल्गोरिदम उसके लोगों का डेमोक्रेटिक एग्जिस्टेंस मिटा रहा है। जब भी टीवी पर वेस्ट बंगाल इलेक्शंस आते हैं, हम क्या देखते हैं? टीएमसी वर्सेस बीजेपी, पॉलिटिकल वायलेंस, फ्रीबीज का डिबेट, और बस ये शोर शराबा देखकर लगता है कि यही पूरी कहानी है। लेकिन इस शोर के नीचे एक ऐसी डार्क रियलिटी छुपी है जो हमें सीरियसली सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ 2026 इलेक्शंस की लड़ाई नहीं है, ये एक पूरे स्टेट का स्ट्रक्चरल कोलैप्स की कहानी है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट एफिडेविट है, डेकेड्स का इकोनॉमिक डेटा है, गवर्नमेंट के इंटरनल मेमोज हैं और ग्राउंड लेवल रिपोर्ट्स हैं, और जो पिक्चर बनती है वो हर मेन स्ट्रीम नैरेटिव को तोड़ देती है। इस वीडियो के एंड तक आप समझेंगे कि कैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसीज़ ने सिस्टमैटिकली बंगाल के इंडस्ट्रीज़ को तबाह किया, कैसे एक बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर का पॉलिटिकल नैरेटिव एक्चुअली एक स्मोक स्क्रीन है, रियल स्टोरी कुछ और है, और कैसे ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और एक बात, अगर आप बेंगलोर, दिल्ली या मुंबई के किसी भी सिटी में हो, ये मत सोचो कि बंगाल की प्रॉब्लम सिर्फ बंगाल की है। जब एक ओपेक एल्गोरिदम 91 लाख वोटर्स के वोटिंग राइट्स छीन सकती है बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के, तो ये पूरे देश के लिए एक वार्निंग बेल है। बंगाल अभी एक लेबोरेटरी है और एक्सपेरिमेंट ख़त्म नहीं हुआ। एक सीन इमेजिन करो, तुम एक स्कूल टीचर हो, 2001 से वोट दे रहे हो, आधार है, पैन कार्ड है, सब वैलिड है। एक दिन नोटिस आता है तुम्हारे वोटिंग राइट्स सस्पेंड हो गए। क्यों? क्योंकि एक सॉफ्टवेयर ने डिसाइड किया कि तुम इंडिया के सिटीज़न नहीं हो। यही हुआ मोहम्मद फिरोज़ुद्दीन अहमद के साथ। 43 ईयर्स के टीचर्स, उनका क्राइम क्या था? 2002 की वोटर लिस्ट में उनका नाम फिरोज़ुद्दीन अहमद था, बिना मोहम्मद प्रीफिक्स के। आज के डॉक्यूमेंट्स में मोहम्मद है। बस इतनी सी मिसमैच, और उन्हें अपनी सिटीजनशिप प्रूव करनी पड़ रही है। ये बंगाल में ईसीआई की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का ग्राउंड लेवल रियलिटी है। लेट 2025 से अर्ली 2026 के बीच ईसीआई ने वेस्ट बंगाल की वोटर लिस्ट से अप्रॉक्सीमेटली 91 लाख वोटर्स डिलीट किए। ये स्टेट का 7.66 करोड़ वोटर्स का 11.85% है, एक मैसिव नंबर। फेज़ 1 में 63 लाख नाम हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन से हटाए गए, लेकिन असली प्रॉब्लम फेज़ 2 में आई। ईसीआई ने एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया जिसका काम था 2022 से 2024 की पूरी वोटर लिस्ट से करंट वोटर्स को मैच करना। प्रॉब्लम ये थी कि पुराने रिकॉर्ड्स बंगाली में लिखे थे, सॉफ्टवेयर ने उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट किया अनटेस्टेड एल्गोरिथम से। अगर एक भी स्पेलिंग थोड़ी अलग आई, सिस्टम ने उसे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी फ्लैग कर दिया। ओरान ट्राइबल सरनेम जाल्जो को सॉफ्टवेयर ने खालखो लिखा, बस इतनी फिनेटिक वेरिएशन से मिसमैच। ओवरनाइट 1.36 करोड़ वैलिड वोटर्स रेड फ्लैग्ड हो गए। सबसे शॉकिंग फैक्ट, 24 नवंबर 2025 को ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में खुद एडमिट किया कि उनका मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर डिफेक्टिव था और उसे स्क्रैप कर दिया गया। और फिर सिर्फ 8 दिन बाद उस डिफेक्टिव सॉफ्टवेयर को क्वाइटली रीएक्टिवेट कर दिया गया 12 स्टेट्स में, बिना किसी रिटन प्रोटोकॉल के। तो जो नैरेटिव चल रहा है कि ये 91 लाख मुस्लिम्स बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स थे, वो कितना सच है? सबर इंस्टीट्यूट की दिसंबर 2025 की स्टडी एक अजीब सच सामने लाती है।
जिस कंस्टिट्यूएंसी में जितने ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन थी वहाँ इन सस्पेक्टेड वोटर्स का शेयर उतना कम था। टॉप 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहाँ अनमैप्ड वोटर सबसे ज़्यादा थे, उनकी एवरेज मुस्लिम पॉपुलेशन सिर्फ 13.75% थी, और डोमकल जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो लगभग 85% मुस्लिम्स हैं, वहाँ सस्पेक्ट वोटर्स का शेयर सबसे कम था। तो एक्चुअली कौन लोग पकड़े गए? माटुआ कम्युनिटी, नामाशूद्रा हिंदू रेफ्यूजीज़ जो बांग्लादेश से आकर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में बसे थे। उनके पास जेन्युइनली 20 साल पुराने लेगेसी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, इसलिए वो डिसप्रपोर्शनेटली पेनलाइज हुए। फॉर्म 7 जो ओरिजिनली वोटर लिस्ट में अनलॉफुल इंक्लूजन के ऑब्जेक्शन के लिए बना था, उसे भी मैनिपुलेट किया गया। श्रीभूमि में सलीम अहमद के नाम पर 134 वोटर्स के अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस फाइल किए गए। खुद सलीम अहमद को भी नहीं पता था। बिजनी में 50 साल की एक जिंदा औरत मिंती साहा को रिकॉर्ड्स में डेड मार्क करके लिस्ट से हटा दिया गया। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, इसका एक डेवास्टेटिंग ह्यूमन कॉस्ट था। पीसीआई ने बूथ लेवल ऑफिसर्स, मोस्टली स्कूल टीचर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को फोर्स किया कि वो 2 महीने में सालों का डिजिटलाइजेशन काम कंप्लीट करे, क्रैशिंग ऐप्स के साथ, इम्पॉसिबल डेडलाइन के साथ। नाडिया की 51 साल की बीएलओ रिंकू तरफदार ने 21 नवंबर 2025 को अपनी जान दे दी। उनके नोट में लिखा था, मैं इस इनह्यूमन काम का प्रेशर नहीं झेल सकती। जालापेगुरी की शांति मोनी इक्का 58 साल की आंगनवाड़ी वर्कर ने 2 दिन पहले अपनी जान दी, डुअल ड्यूटीज़ और लैंग्वेज बैरियर से ओवरवेल्म्ड होकर। वोटर्स भी डर गए। लोगों को लगा ये एसआईआर एक बैकडोर एनआरसी है। अगर पारा के 57 साल के प्रदीप कर ने लिया। नोट में एनआरसी एंजाइटी का जिक्र था, जब एक ओपेक एल्गोरिथम 12% इलेक्टोरेट इरेज कर सके, सिचुएटरी प्रोटेक्शंस बाईपास हो जाएं और लोग जान देने पर मजबूर हो जाएं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्लीनअप नहीं है, ये मैकेनिकल डिसएनफ्रेंचाइजमेंट है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल रेज करता है, अगर ये पर्ज इन्फिल्ट्रेटर्स के बारे में नहीं था तो पॉलिटिकल मशीनरी बंगाल के वोटर बेस को कंट्रोल करने में इतने डेस्परेटली क्यों लगी हुई है, और बंगाल इस जगह कैसे पहुंचा जहां एक वोटर कार्ड खो जाना डेथ सेंटेंस जैसा लगता है। इसके लिए हमें हिस्ट्री समझनी होगी। बंगाल के बारे में एक बहुत कंफर्टेबल नरेटिव है, बंगालीज लेजी हैं, पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, स्ट्राइक कल्चर ने स्टेट बर्बाद कर दी। ये कन्वीनियंट है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। बंगाल की बर्बादी सिर्फ पॉलिटिकल फेलियर नहीं थी, ये एक सिस्टमैटिक इकोनॉमिक सेबोटाज था, बाहर से भी अंदर से भी। जो रीजन मुगल एरा में दुनिया के जीडीपी का ऑलमोस्ट 12% प्रोड्यूस करता था, वो आज इंडस्ट्रियल ग्रेवयार्ड क्यों है? इसके पीछे सॉलिड हिस्टोरिकल रीजंस हैं। 1947 की पार्टीशन ने बंगाल को एक कैटास्ट्रॉफिक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर में डाल दिया। जूट इंडस्ट्री, जो बंगाल की इकोनॉमी की लाइफलाइन थी, उसका एग्जाम्पल लो। अनडिवाइडेड बंगाल का दुनिया के जूट पर नियर मोनोपोली था, लेकिन रेड क्लिफ लाइन ने एक ब्रूटल कट दिया। हर एक जूट मिल वेस्ट बंगाल में रहा, लेकिन फर्टाइल जूट प्रोड्यूसिंग लैंड का 4th 5th ईस्ट पाकिस्तान में चला गया। सप्लाई चेन एक रात में कट हो गई। पार्टीशन के बाद पहले साल में ही रॉ जूट मिल्स बंद हो गई। रॉ फाइबर की सप्लाई 2/3 रह गई। रॉ जूट 1945 में 16 रुपीज़ पर माउंट था, 1948 तक 42 रुपीज़ पर पहुंच गया, और ऊपर से लाखों रेफ्यूजीज कोलकाता में आ गए, एक स्टेट में जो ऑलरेडी रिसोर्स क्राइसिस में था। 1950 में वेस्ट बंगाल और बिहार मिलकर इंडिया का 92% स्टील प्रोड्यूस करते थे। 48% इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग उनके पास थी। उनके नीचे कोल और आयरन ओर के सबसे बड़े रिजर्व्स थे। ये एक मैसिव लोकेशन एडवांटेज था। फिर 1952 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाई, ऑफिशियली बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट के लिए। एक्चुअली इसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट कोल और स्टील की ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडाइज करेगी पूरे देश में। सोचो इसका क्या मतलब था। अब मुंबई का एक इंडस्ट्रियलिस्ट और हावड़ा का एक फैक्ट्री ओनर, दोनों को बंगाल के कोल सेम प्राइस पर मिलेंगे। हावड़ा माइंस के बिल्कुल पास बैठे होने का कोई एडवांटेज नहीं रहा। इकोनॉमिस्ट जॉन फर्थ और अर्न ल्यू की 2018 की स्टडी एम्पेरिकली प्रूव करती है
कि FEP ने ईस्टर्न इंडिया में इंडस्ट्री डिक्लाइन एक्टिवली कंट्रीब्यूट की। महाराष्ट्र और गुजरात, जिनके पास खुद कोई मिनरल वेल्थ नहीं थी, उन्हें सब्सिडाइज्ड रॉ मटेरियल मिलने लगे ईस्ट से। वो इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन गए। बंगाल इंटरनली एक कॉलोनी बन गई। स्टेट का इंडिया के टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में शेयर 1947 के 24% से आज 3.5% पर आ गया। अगर दिल्ली की पॉलिसीज़ बाहर का पॉइजन थी तो बंगाल को अपने पॉलिटिकल लीडर्स ने अंदर से बर्बाद की। जब इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही थी तब पॉलिटिकली स्मार्ट मूव होता प्रैग्मेटिक इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी बनाना। लेकिन यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के लेबर मिनिस्टर सुबोध बनर्जी ने कुछ और चूज़ किया। उन्होंने घेराव यानी एम्प्लॉयर्स को फिजिकली उनके ऑफिसेज में बंद कर देना, इसको एक फॉर्मल प्रोटेस्ट टूल बना दिया। CITU यानी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के अंडर ये कल्चर इतना नॉर्मलाइज हो गया कि घेराव ऑफिशियली ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में ऐड हो गया। एक स्पेसिफिक बंगाली प्रोटेस्ट टैक्टिक दुनिया का वर्ड बन गया। लेकिन इस अचीवमेंट की कीमत बंगाल ने बहुत भारी प्राइस पे करके ली। सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के डेटा के मुताबिक 2008 में इंडिया में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से अलग कारणों से नेशनली 68,35,000 मैन डे लॉस्ट हुए। अकेले वेस्ट बंगाल का शेयर था 58,54,000, 85% से ज़्यादा। इन्वेस्टर्स ने दूसरे स्टेट्स चुनना स्टार्ट किया। लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के 34 साल के रीन में ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ नेगेटिव रही। लेकिन अब एक और सवाल, जब फैक्ट्रीज बंद हो गई, क्वालिटी जॉब्स चले गए, एजुकेटेड यूथ के पास कोई फ्यूचर नहीं रहा, तब पॉलिटिकल पार्टीज ने मासेस पर कंट्रोल कैसे किया? आंसर है डिग्निटी ऑफ अ पेचेक को रिप्लेस कर दिया डिपेंडेंसी ऑफ अ हैंडआउट से। फरवरी 1993 हावड़ा के कन्नौरी जूट मिल्स में कुछ अजीब हुआ। वर्कर्स जो मैनेजमेंट के खिलाफ लॉकआउट में थे, उन्होंने रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी को अबैंडन कर दिया। CITU CPIM की पावरफुल ट्रेड यूनियन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। खुद एक इंडिपेंडेंट यूनियन बनाई, मिल्स ऑक्यूपाई किए, अपने दम पर प्रोडक्शन रिज्यूम करने की कोशिश की। मिल इवेंचुअली मैनेजमेंट को वापस मिल गए। ये एक अनकंफर्टेबल सच एक्सपोज करता है, बंगाल का इंडस्ट्रियल डेथ सिर्फ बाहर का सेबोटाज नहीं था, ये एक इंटरनल सेबोटाज भी था। लेफ्ट फ्रंट ने एक और कैटास्ट्रॉफिक डिसीजन दिया, शायद सबसे लॉन्ग टर्म डैमेजिंग। 1982 से 83 में एलिटिज्म और रूरल ड्रॉप आउट रेट्स के नाम पर गवर्नमेंट ने क्लास 1 से 5 तक सरकारी प्राइमरी स्कूल्स में इंग्लिश टीचिंग कम्प्लीटली एबॉलिश कर दी। आयरॉनिकली जो पॉलिटिशियंस ये पॉलिसीज़ बना रहे थे, उनके अपने बच्चे प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते थे। रूल सिर्फ गरीब और रूरल स्टूडेंट्स के लिए था। नतीजा क्या हुआ? जब 1990s में इंडिया में IT और सर्विस बूम आया, बेंगलोर और हैदराबाद ट्रांसफॉर्म हो गए थे। बंगाल के दो पूरी जनरेशन्स के यूथ इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं थे। मैकेंजी की रिपोर्ट ने एक्सप्लिसिटली नोट किया कि वेस्ट बंगाल IT सेक्टर के लिए स्पोकन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पूल क्रिटिकली लो था। एक मैसिव एजुकेशनल ड्यूअलिज्म क्रिएट हुआ। सिर्फ अमीर लोग प्राइवेट ट्यूटरिंग से इंग्लिश खरीद सकते थे, बाकी पीछे रह गए। 2000 तक CM बुद्धदेव भट्टाचार्य जी को समझ आ गया कि कोर्स करेक्शन ज़रूरी है। CPIM ने नॉन लिबरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ पिवट किया। एग्रीकल्चर आवर फाउंडेशन, इंडस्ट्री आवर फ्यूचर, यही नया स्लोगन था। टाटा मोटर्स को सिंगूर में नैनो फैक्ट्री के लिए इनवाइट किया गया। इंडोनेशियन सलीम ग्रुप को नंदीग्राम में 10,000 एकड़ केमिकल हब के लिए चाहिए थे, लेकिन ज़मीन कैसे ली? कॉलोनल एरा लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1894 के थ्रू। फर्टाइल मल्टीक्रॉप लैंड फार्मर्स से फोर्स से उठाई गई, वही फार्मर्स जो CPIM के सपोर्टर्स थे। यही है लेफ्ट फ्रंट का अल्टीमेट ट्रेजिक आयरनी। जो मैक्सिस्ट पार्टी लैंडलेस पीजेंट्स और फैक्ट्री वर्कर्स के नाम पर सत्ते में आई, उसने इन लोगों पर गन्स चलाए कॉरपोरेट मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए। 2011 में उनकी हिस्टोरिक डिफीट इसी का नतीजा थी। अब सवाल ये है, फैक्ट्रीज गॉन, एजुकेशन सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड, क्वालिटी जॉब्स नहीं, तो एक नई पार्टी डेस्परेट पॉपुलेशन पर कंट्रोल कैसे रखती है? हैंडआउट से। टीवी पर यह दिखाया जाता है वेस्ट बंगाल इलेक्शंस एक आइडियोलॉजिकल वॉर है, सेक्युलरिज्म वर्सेस हिंदुत्व। ममता की लक्ष्मी भंडारा स्कीम एक तरफ, मोदी का PM किसान और उज्ज्वला योजना दूसरी तरफ। ग्रैंड नरेटिव। ये कोई आइडियोलॉजिकल वॉर नहीं है। जब एक स्टेट की इकोनॉमी सिस्टमैटिक रूप से हॉलो आउट हो जाए, इंडस्ट्रीज चले जाएं, जॉब्स ना हो, तो पॉलिटिशियन डेवलपमेंट के नाम पर वोट नहीं मांग सकते।
उन्हें एक अल्टरनेट मॉडल चाहिए और वो मॉडल है डिग्निटी ऑफ अ पेचेक की जगह परमानेंट डिपेंडेंसी ऑफ अ हैंडआउट। टीएमसी और बीजेपी की बंगाल में असली लड़ाई एक रूथलेस टर्फ वॉर है। एक वास्ट कैप्टिव इम्प्रोवाइज्ड वोट बैंक की कंट्रोल किसके हाथों में रहे। नंबर्स देखो, जब 2011 में टीएमसी सत्ता में आई, स्टेट का टोटल डेब्ट था रफली रुपीज़ 1.92 लाख करोड़। 14 साल में उन्होंने उसे क्वाड्रपल कर दिया, अबाउट रुपीज़ 7.72 लाख करोड़ के पास है। स्टेट का लगभग 13% बजट सिर्फ इस डेब्ट का इंटरेस्ट भरने में जाता है। ये बोरोड पैसा कहाँ जा रहा है? इंडस्ट्रीज़ में, आईटी पार्क्स में। 2024 से 2025 में बंगाल का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था $0.4 बिलियन। सेम पीरियड में महाराष्ट्र ने $19.58 बिलियन अट्रैक्ट किए, गुजरात ने $5.7 बिलियन। बंगाल उनसे 50 टाइम्स कम इन्वेस्टमेंट ले रहा है। ये पैसा जाता है लक्ष्मी भंडार जैसे स्कीम्स में। वुमेन्स को 1000 रुपीज़ से 1500 रुपीज़ पर मंथ डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र। और पॉलिटिकली इट वर्क्स शॉर्ट टाइम में। ह्यूमन कॉस्ट डेवास्टेटिंग है। बंगाल एक लेबर एक्सपोर्टिंग रीजन बन गया है। ऑलमोस्ट 1 करोड़ बंगाली यूथ बाहर माइग्रेट करने पर मजबूर हैं। गुड़गांव, दिल्ली, तमिलनाडु सिक्योरिटी गार्ड्स या डेली वेजर्स के रूप में बेयरली रुपीज़ 12,000 पर मंथ पे एक माँ को रुपीज़ 1,500 गवर्नमेंट से मिलते हैं और वो ग्रेटफुल फील करती है, बिना ये रियलाइज़ किए कि उस पैसे की वजह से जो इन्वेस्टमेंट नहीं आए, उसी की वजह से उसका बेटा घर छोड़कर बाहर गया। पॉलिटिकल साइंटिस्ट द्वापयन भट्टाचार्य टीएमसी के गवर्नेंस को फ्रेंचाइज मॉडल बोलते हैं। ममता एक सुप्रीम फ्रेंचाइजर हैं। नीचे लोकल स्ट्रॉन्गमैन हैं जो सेमी ऑटोनॉमस फ्रेंचाइज की तरह काम करते हैं। उन्हें लोकल सिंडिकेट्स चलाने की, वेलफेयर स्कीम डिस्ट्रीब्यूट करने की, अनरेगुलेटेड बिजनेस मैनेज करने की फ्रीडम है। बदले में वोट्स और लॉयल्टी चाहिए। बीजेपी का मॉडल बिल्कुल उल्टा है। सेंट्रलाइज्ड वेलफेयर, सेंट्रल स्कीम डायरेक्टली इंडिविजुअल बैंक अकाउंट्स में जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को बाईपास करते हुए। इससे एक नेशन वाइड क्लास ऑफ लाभार्थीज क्रिएट होती है जिनकी लॉयल्टी सीधे पीएम मोदी से है। डिसेंट्रलाइज्ड टीएमसी फ्रेंचाइज वर्सेस सेंट्रलाइज्ड बीजेपी मशीन। इस बैटल में इलेक्टोरेट हमेशा लूजर है। क्यों? क्योंकि दोनों मॉडल्स में वोटर का गरीब और हेल्पलेस रहना ज़रूरी है। सोचो, अगर बंगाल के यूथ को आज वेल पेइंग कॉरपोरेट जॉब्स मिलने लगे तो 1,500 रुपीज़ के हैंडआउट के लिए क्यू में कौन खड़ा होगा? उन्हें ज़रूरत ही नहीं रहेगी। उनकी गरीबी प्रोडक्ट है, फ्रीबीज उस प्रोडक्ट की प्राइस है। यही है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का सिंथेसिस। सेंटर की पॉलिसीज़ ने बंगाल की नेचुरल वेल्थ ड्रेन की। लेफ्ट फ्रंट की मिलिटेंट यूनियनिज्म ने प्राइवेट कैपिटल को भगा दिया। स्टेट एक इंडस्ट्रियल ग्रेवयार्ड बन गया। अब बिना जॉब्स के पॉलिटिकल सर्वाइवल प्योरली डिपेंडेंट पॉपुलेशन को पेट्रोनाइज डिस्ट्रीब्यूट करने पर है। और इस कैप्टिव वोट बैंक का कंट्रोल मेंटेन करने के लिए पॉलिटिकल मशीनरी कुछ भी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एक ओपेक एल्गोरिदम यूज़ करके 91 लाख वैलिड वोटर्स डिलीट करना इलेक्शन से पहले। अगर तुम दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु के किसी टेक पार्क में बैठे हो, ये मत सोचो कि ये बंगाल की ट्रेजेडी तुमसे दूर है। वो ओपेक सॉफ्टवेयर जिसने 12% इलेक्टोरेट को साइलेंटली वाइप आउट किया, वो एक वार्निंग है हमारे पूरे जनरेशन के लिए। हम एक ऐसे एरा में एंटर कर रहे हैं जहां हमारे फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन से गारंटीड नहीं होते। वो एल्गोरिदम्स का डिसीजन से डिक्टेट होते हैं और एल्गोरिदम्स के पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। जो सोसाइटी अपने लोगों की इकोनॉमिक वर्थ सिस्टमेटिकली स्ट्राइप कर लेती है, वो अल्टीमेटली एक मशीन बिल्ड कर लेती है उनका डेमोक्रेटिक एग्जिस्टेंस इरेज करने के लिए। बंगाल वो मशीन है और मशीन चल रही है।